हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईले क्लासेस द स्कूल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज के तारीख है 12 फरवरी 2022 और आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। द टॉपिक्स विच वी आर डिस्कसिंग टुडे आर इंटरिम रिपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन। रिसेंटली जो डिलिमिटेशन कमीशन का इंटरिम रिपोर्ट रिलीज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द रिसेंट अग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, दैट इज सीपेक अग्रीमेंट, and we also discuss about the concept of money laundering. So let's begin with our first article, interim report of Jammu and Kashmir delimitation commission. The context is recently the interim report of Jammu and Kashmir delimitation commission has proposed significant changes to the electoral map of Jammu Kashmir. Recently जो delimitation commission है वो जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टोरल मैप है उसके सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में डिस्कस किया गया है इस रिपोर्ट में। सो इस टॉपिक के रिलेटेड हम डिलिमिटेशन के बारे में अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन अभी हो रहा है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पर्टिकुलर रीजन या फिर लोकेशन में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ असेंबली और लोकसभा सीट्स के जो एरिया होता है उसका लिमिटेशन तय करना इस डिलिमिटेशन के मेन ऑब्जेक्टिव होता है। दिस एक्सरसाइज आल्सो इन्वॉल्व्स रिजर्वेशन ऑफ असेंबली सीट्स फॉर SC एंड ST इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स के रिजर्वेशन करना भी इस डिलिमिटेशन का मुख्य काम होता है। The key aim is to have equal representation to equal segments of the population in order to ensure a fair division of geographical areas so that all political parties or candidates contesting elections have a level playing field in terms of number of votes. इस delimitation process का मुख्य aim होता है उस पर्टिकुलर रीजन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबको मिले और इक्वल सेगमेंट्स को जोग्राफिकल लोकेशन में, एरिया में डिवाइड हो जाए और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कंटेस्ट करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रोवाइड करे। ये डिलिमिटेशन कमीशन का मुख्य काम होता है। इस डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस होता है इसके रिलेटेड हमारे संविधान में भी काफ़ी आर्टिकल्स मेंशन हुआ है। आर्टिकल 82, द पार्लियामेंट एनेक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हर एक जनगणति होता है उसके बाद उसके अंडर ये आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन एक्ट को फॉर्म करने के लिए एक आर्टिकल मेंशन किया गया है। Under Article 170, states also get divided into territorial constituencies as per the delimitation act after every census. हर एक census के बाद में under Article 170 of Indian Constitution, the territory जो constituency होती है उसको एक delimitation के द्वारा, इस कमिटी के द्वारा delimitation act के अंडर डिवाइड किया जाता है। और ये जो एक्ट्स होता है वो एक्ट एनफोर्स होने के बाद यूनियन गवर्नमेंट ये डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करता है। द डिलिमिटेशन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 82 आफ्टर द पार्लियामेंट एनेक्टेड अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हर एक सेंसस के बाद में ये डिलिमिटेशन एक्ट को एनेक्ट किया जाता है अंडर आर्टिकल 82। दिस इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी which is constituted under Article 82 of Indian Constitution. However, the first delimitation exercise was carried out by President with the help of Election Commission in 1950-51. ये delimitation act जो अभी जारी किया जाता है उससे पहले यानी कि 1950 और 51 में ये फर्स्ट टाइम delimitation कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा कैरी आउट किया गया था with the help of Election Commission. The Delimitation Commission Act was enacted in 1952. उसके बाद
1952 में ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है उसको एनेक्ट किया गया था। डिलिमिटेशन कमीशंस हैड बीन सेट अप 4 टाइम्स। ये जो कमीशन है उसको 4 बार एनेक्ट किया गया है। फर्स्ट टाइम 1952 में, उसके बाद 1963 में, उसके बाद 1973 और 2002 में अंडर एक्ट ऑफ 1952, 62, 1972 एंड 2002। There was no delimitation after 1981 and 1991 सेंसस। ये जो 10 साल का एक जनगणति होता है 1981 और 1991 के बाद जो हुआ था, उसके बाद ये डिलिमिटेशन कमिटी को फॉर्म किया नहीं गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के बारे में। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो सचिव है, इस अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज़ किए हैं। अभी एनीमिया मुक्त भारत यानी कि खून की कमी की जो पाया जाता है मेन स्पेशली वुमन और चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स के लोगों में, इसके बारे में डिस्कस किया जाए तो इन 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द AMB स्ट्रैटेजी विद द टारगेट टू रिड्यूस अनीमिया इन वल्नरेबल एज। ये जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, फॉर एग्जांपल वुमन, चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स, इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में ये खून की कमी जो है उसको उस बीमारी को कम करने के लिए एक स्ट्रैटेजी फॉर्म किया गया था 2018 में। ये अनीमिया मुक्त भारत जो है इज बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल अप्रोच। ये एक लाइफ साइकिल अप्रोच के बेस पर काम करता है, विच इज प्रोवाइडिंग द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मैकेनिज्म्स थ्रू 6x6x6 स्ट्रैटेजी। ये 6x6x6 स्ट्रैटेजी को बेस करते हुए लाइफ साइकिल अप्रोच को ये फॉलो करता है, जिसमें कि ये जो 6 टारगेट है, बेनिफिशियरी, 6 इंटरवेंशंस, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, ये 6x6x6 जो है उसको उसमें बेनिफिशियरी 6 इंटरवेंशंस और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को इन्वॉल्व किया गया है फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 6x6x6 स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है। ये अनीमिया जो है इसके अलावा काफ़ी अदर रीजंस के वजह से भी होती है, जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी खून में, या फिर विटामिन B12 की कमी, विटामिन A की डेफिशिएंसी, और कंटिन्यूअस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से भी होती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी होती है, या फिर परंपरागत एक जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसके कारण भी ये अनीमिया लोगों में पाई जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20, इंडियन वुमन एंड चिल्ड्रन आर ओवरवेलमिंगली अनीमिक। 2019-20 के जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपने महिला और बच्चों में ये अनीमिक सिंड्रोम्स जो है या फिर सिम्टम्स जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। अंडर फेस 1 these 22 states and union territories were surveyed, and in a majority of these states and union territories more than half the children and women were found to be anemic। आधे से ज़्यादा बच्चों और महिलाओं में ये फेस 1 की जो ये प्रोग्राम थी उसमें 22 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में ये सर्वे किया गया था कि आधे से ज़्यादा ये अनीमिक सिम्टम्स को पाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे जो इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हैविंग हीमोग्लोबिन लेवल्स लोअर देन 12 ग्राम्स पर डेसीलीटर, 12 ग्राम्स पर डेसीलीटर जो हीमोग्लोबिन होता है उससे भी कम अगर महिलाओं में जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उस ये जो अनीमिया मुक्त भारत है उसके फर्स्ट फेज में 22 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में जो सर्वे किया गया था उसके अकॉर्डिंग मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एंड वुमेन वेर फाउंड टू बी अनेमिक। ये जो महिला और बच्चों हैं उसमें
आधे से ज़्यादा लोग ये अनीमिक सिम्टम्स के अंडर पाया गए हैं। According to the World Health Organization, which is a institution of UN, according to this, the definition of anemic is the woman in reproductive age group having the hemoglobin levels lower than 12 grams per deciliter। ये 12 ग्राम्स पर डेसीलीटर से भी कम अगर हीमोग्लोबिन होती है ये रिप्रोड्यूस करने की एज ग्रुप के महिलाओं में, और चिल्ड्रन अंडर 5 विथ हीमोग्लोबिन लेवल लोअर देन 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर आर कंसिडर्ड अनीमिक। जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम के, उनके अगर खून में 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर का जो लेवल पाया जाता है उनको अनीमिक करके डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट अनीमिया मुक्त भारत। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। कॉन्टेक्स्ट है कि हमारे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रिसेंटली जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इश्यू करने की, मोबाइलाइज करने की एक प्रपोजल रखा है। इसके बारे में जानेंगे हम। द प्रोसीडिंग्स विल बी डिप्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के अंदर जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको कम करने की डायरेक्शन में जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंडर ये प्रोजेक्ट जो है ग्रीन बॉन्ड इशू करने का वो फॉर्म प्रपोजल रखा गया है। द इशुएंस ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ओवरऑल बोरोइंग प्रोग्राम। ये जो ग्रीन बॉन्ड इशू करने की जो प्रोग्राम है इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ओवरऑल बोरोइंग प्रोग्राम। इसमें ये जो रुपी डिनोमिनेटेड पेपर्स जो है दिस विल बी हैविंग द लॉन्ग टेन्योर टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को अपनाते हुए ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ये जो प्रोजेक्ट है ये रुपी डिनोमिनेटेड पेपर्स में या फिर बॉन्ड में इश्यू किए जाएंगे। व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड? ये ग्रीन बॉन्ड के बारे में हम जानेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पेसिफिकली earmarked टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट। ये जो हमारे एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स है उसको हम कम करने की डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन में जो मनी कलेक्ट होता है, पैसे कलेक्ट होते हैं, उसको हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ये पर्टिकुलर फिक्स्ड इनकम जो रहता है उस इंस्ट्रूमेंट को अपनाते हैं। दैट इज़ द मेथड विच इज़ कॉल्ड इशूइंग ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। द ग्रीन बॉन्ड was issued in 2007 by the European Investment Bank, the European Union's lending arm। ये जो यूरोपियन यूनियन का जो लोन इश्यू करने का जो लेंडिंग आर्म है उसके द्वारा 2007 में फर्स्ट टाइम ये ग्रीन बॉन्ड को इशू किया गया था। दिस वाज फॉलोड अ ईयर लेटर बाय वर्ल्ड बैंक। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी ये मेथड को अपनाते हुए ग्रीन बॉन्ड को इशू करना शुरू किया। सिंस देन मैनी गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेशंस हैव एंटर्ड द मार्केट टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ये ग्रीन फाइनेंस या फिर ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, फंडिंग करने के लिए ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो ये मेथड्स अपनाया था उसके बाद काफ़ी गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस जो है, प्राइवेट कॉरपोरेशंस, ये ग्रीन बॉन्ड को इशू करना स्टार्ट किया। जो ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने की जो असेट होती है दैट विल बी लिंक्ड एंड बैक्ड बाय द इशूइंग एंटिटीज विच इज़ अ बैलेंस शीट। सो दे यूजुअली कैरी द सेम क्रेडिट रेटिंग। जो बॉन्ड इशू किया जाता है उसका भी जो क्रेडिट रेटिंग रहता है वो सेम ही होता है एज देयर इशूअर्स अदर डेट ऑब्लिगेशंस। इस ग्रीन बॉन्ड को इशू करने के बाद जो फंडिंग या फिर जो मनी कलेक्ट होता है उसको हम सुस्थिरता को प्रमोट करने के लिए और क्लाइमेट रिलेटेड जो भी एनवायरमेंटल स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फंडिंग करने के लिए ये जो अमाउंट होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस ग्रीन बॉन्ड को इशू करने का मुख्य एम और ऑब्जेक्टिव अब हम जानेंगे। दे आर एम्ड एट एनर्जी एफिशिएंसी, पोल्यूशन प्रिवेंशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री, the protection of aquatic and terrestrial ecosystems, clean transportation, clean water and sustainable water management। ये सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ये प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने के लिए
हमारे ये ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। दे आल्सो फाइनेंस द कल्टीवेशन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एंड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये परिसर के संरक्षण के लिए जो हम प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर कल्टीवेशन होता है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उस रिसर्च में भी ये जो फंड रहता है उसको फाइनेंस करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक नया अग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में। उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना एंड Pakistan signed a new agreement on industrial cooperation as a part of China-Pakistan economic corridor planned during Pakistan's PM ongoing visit to China। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना विजिट किए हैं तो ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की भी एक पार्ट को ऐड करते हुए ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो अग्रीमेंट है उसको रिन्यू किया गया है। इस सीपेक प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे हम। The ambitious CPEC China-Pakistan Economic Corridor is a 3,000 km long route of infrastructure projects which is connecting China's northwest Xinjiang Uyghur Autonomous Region and the Gwadar Port in the western province of Balochistan in Pakistan। ये जो CPEC कॉरिडोर है या फिर एक को रास्ता बना रहे हैं which is connecting the Xinjiang region of China which is connecting the ग्वादार पोर्ट, चाइना में जो ग्वादार पोर्ट है उसको कनेक्ट किया जाएगा विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर विच इज़ एक महत्वाकांक्षी योजना है सीपेक करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइनाज एम्बिशियस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव टू लिंक चाइना विथ यूरोप। चाइना को यूरोप के कनेक्ट करने के लिए ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है या फिर इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड, ओबोर करके भी इसको बोलते हैं, तो इसका एक पार्ट जो है ये सीपेक है। इट आल्सो इंक्लूड्स प्लान्स टू क्रिएट रोड, रेल एंड ऑयल पाइपलाइन लिंक्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन चाइना एंड द मिडल ईस्ट। चाइना और मिडल ईस्ट में हमारे रेल या फिर ऑयल पाइपलाइन जो है उसको कनेक्ट करते हुए ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो एग्जीक्यूशन हो रहा है। द इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन अग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग कॉल्ड फेज 2 ऑफ सीपेक। ये ऑलरेडी सीपेक का जो फर्स्ट फेज है ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके साथ में ये जो सेकेंड फेज है उसमें एक नया अग्रीमेंट या कि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन अग्रीमेंट को ऐड किया गया है। द फर्स्ट फेज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स एज वेल एज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, फर्स्ट फेज ऑफ दिस सीपेक अग्रीमेंट जो है उसमें ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए फर्स्ट फेज में टास्क को एग्जीक्यूट किया गया था, इन्वेस्टमेंट किया गया था। एज सीपेक एंटर्ड इट्स सेकेंड फेज विच प्राइमरीली रिवॉल्व अराउंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स development and industrialization, the need for the comprehensive framework agreement became imperative। ये जो सेकेंड फेज का जो इंडस्ट्रियल अग्रीमेंट हो रहा है, कोऑपरेशन अग्रीमेंट, उसमें ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के डेवलपमेंट करने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स ऐड किया गया है। द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, इसका जो अग्रीमेंट है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर्म करने के लिए ये जो अग्रीमेंट का इनिशिएटिव किया गया है। इस अग्रीमेंट में दे हैव साइंड दैट फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन विच एम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो अग्रीमेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और विच आल्सो प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक जोन्स, इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर प्रोजेक्ट्स बोथ इन द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि अग्रीमेंट हुआ है सीपेक के अंडर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके अगेंस्ट भारत भी काफ़ी अपोज इस प्रोजेक्ट को लेकर है, कंसर्न मेंशन कर रहा है। द फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया सोवरेनिटी। भारत के जो संप्रभुता है उसको ये
काफ़ी कंसर्न है जो इंडिया मेंशन कर रहा है इस सीपेक कॉरिडोर को लेकर। अकॉर्डिंग टू इंडिया दैट दिस सीपेक इज पासिंग थ्रू द कश्मीर टेरिटरी विच इज़ अ पार्ट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। ये भारत का जो टेरिटरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है गुजर रहा है। India is claiming that 1300 kilometer corridor which is perceived to be alternative economic road link for Kashmir Valley which is lying on the Indian side of the border। इंडिया के जो बॉर्डर के अंदर 1300 किलोमीटर का ये जो कॉरिडोर है गुजर रहा है, इसको लेकर के भारत काफ़ी कंसर्न या फिर एक अपोज इस प्रोजेक्ट को लेकर मेंशन कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। सो दैट वाज अबाउट सीपेक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में है, यानी कि काले धन को एक वैध बनाना। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट मनी लॉन्ड्रिंग वाज मोर सीरियस एंड हाइनियस क्राइम दैन मर्डर as it affected the entire economy whose growth could be the put on hold or derailed because of it। एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि इसके हिसाब से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर काले धन को कन्वर्ट करके लीगल बनाना है, जो ये प्रोसेस जो है एक हाइनियस क्राइम है जो कि मर्डर से भी ज़्यादा सीरियस है। इसके बैकग्राउंड को समझेंगे हम। द कोर्ट इज एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको एक एग्जामिन कर रहा था कोर्ट। तो उसको एग्जामिन करते वक्त ये जो स्टेटमेंट है उसको मेंशन किया गया है। PMLA for allegedly being violative for basic principles of natural justice and criminal jurisprudence। ये जो violation है which is a money laundering that is subjected to and violation to basic principle that is natural justice and criminal jurisprudence। While hearing the batch of petition, the court said such a crime affect the integrity and sovereignty of the country and that was purpose for bringing the act। The offense of money laundering damages the economy and the financial system of the country। As the court observed that money laundering damages the economy, आर्थिकता को भी और फाइनेंशियल सिस्टम को भी काफ़ी हानि पहुंचाता है। तो ऐसे कंसर्न्स सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में स्टेटमेंट मेंशन किया गया है। What is the money laundering? मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम जानेंगे। It refers to the conversion of misrepresentation of money which has been illegally obtained by unlawful sources and methods। अनलॉफुल सोर्सेस और मेथड्स के द्वारा जो मनी जो कलेक्ट किया गया है उस इलीगली उसको कन्वर्ट करके मिस रिप्रेजेंटेशन करने का जो प्रोसेस है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा सकता है। द कन्वर्शन इज डन इन सच अ वे दैट it appears to have originated from legitimate source and method। this conversion, ये जो कन्वर्शन होता है मनी लॉन्ड्रिंग का एक legitimate source और method से किया जाता है which is also considered as a crime। criminals use a wide variety of money laundering techniques so to make illegally obtained funds appear clean। जो illegally collect किया गया मनी होता है, पैसा होता है, उसको बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है उसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग किया जा सकता है। क्रिमिनल्स के द्वारा ये जो मेथड्स है उसको फॉलो किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसीज हैव मेड इजियर फॉर क्रिमिनल्स टू ट्रांसफर एंड विड्रॉ मनी विदाउट डिटेक्शन। ये जो ऑनलाइन बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी, अभी जो टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार हुआ है तब से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है काफ़ी क्रिमिनल्स को ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसीजर को काफ़ी आसान किए हैं विदाउट डिटेक्शन। स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो स्टेजेस आते हैं, पहले प्लेसमेंट होता है विच इज़ मूविंग द फंड्स फ्रॉम डायरेक्ट एसोसिएशन विद द क्राइम एंड सेकेंड वन इज लेयरिंग दैट इज डिस्टिंग्विशिंग द ट्रेल टू फॉइल परस्यूट and third one is integration that is making the money available to the criminal from what seem to be legitimate source। जो illegal method से collect कमाया हुआ पैसा होता है उसको ये जो थ्री स्टेप्स है उसके द्वारा
लीगलाइज किया जा सकता है। इनिशिएटिव्स ऑफ द इंडिया, इस मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 2002 में इस एक्ट को लेजिस्लेट किया गया था। उसके बाद विच इज़ एनेक्टेड ऑन जनवरी ऑफ 2003। द एक्ट along with the rules framed thereunder has come into force with effect from 1st जुलाई 2005। 2005 1 जुलाई में ये एनफोर्स किया गया था रूल्स को। It prescribes the obligation of banking companies, financial institutions, intermediaries for verification and maintenance of the records of identity of all its clients and also all transactions and for furnishing the information of such transaction in prescribed form to the Financial Intelligence Unit India। ये जो Financial Intelligence Unit of India है FIUIND, उसके द्वारा हर एक बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको वेरीफाई करना, मेंटेन करना, कि वो जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करना, क्लाइंट्स के हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसको जो इंफॉर्मेशन है उसको भी रिकॉर्ड करने का एक रूल्स मेंशन किया गया है अंडर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। It envisages the setting up of adjudicating authority to exercise jurisdiction power and authority conferred by it essentially to confirm attachment or order confiscation of attached properties। जो भी ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर पकड़ा जाता है उसको एक एडजुडिकेटिंग करने के लिए और एक्सरसाइज ज्यूरिस्डिक्शन को कंडक्ट करने के लिए एम्पावर किया गया है। उसके बाद जो असेट होता है क्लाइंट का उसको कॉन्फिस्केट करने के लिए, अटैच प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए भी प्रावधान इस एक्ट में दिया गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन फ्रेंड्स। आवर PDF of these articles will be available in our Telegram channel। You can join our Telegram channel at ILA Classes Dharwad and download the PDF and revise। Thank you so much. Have a nice day.